किसी विद्यार्थी ने अभी तक थ्रोन एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको इंस्टॉल करना है थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या डायरेक्ट भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे पेड कोर्सेज के अलावा फ्री कोर्सेज मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलती हैं, ई बुक, सिलेबस बुक मिलती है, प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बिल्कुल फ्री मैटर है यहाँ पे आपके लिए ये। और उसके अलावा अभी तक आपने थ्रोन एजुकेशन का अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आपको ज्वाइन करना है। थ्रोन एजुकेशन का टेलीग्राम @थ्रोन एजुकेशन के नाम से आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इंस्टा चलाते हैं तो आपको इंस्टा पेज फॉलो करना है, @हितेश शेरावत सर के नाम से आपको इंस्टा पेज मिलेगा, वो आपको फॉलो करना है। आपके कोई पर्सनल डाउट होते हैं तो आप वहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम आपको जरूर से ज्वाइन करना है। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल तक हमने भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण देखा था, किस तरीके से भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है। वीसी मिश्रा का हमने देखा, रामलोचन सिंह का देखा, हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी का वर्गीकरण हमने देखा। अब 4 भौतिक प्रदेश हमें पढ़ने होते हैं राजस्थान में, जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। जैसे बात करें सबसे पहले पश्चिम का मरुस्थल, उसके बाद में अरावली के बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश, और उसके बाद में बात करें तो आता है हाड़ौती का प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आज जो हमारा यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है दोस्तों वो क्या रहेगा, पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम का, ये राजस्थान के मैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ये श्रृंखला आती है, ये कौन सी हो जाएगी, अरावली श्रृंखला। ये कौन सी श्रृंखला हो जाएगी, एक भौतिक प्रदेश कौन सा हुआ, अरावली। इस अरावली के पश्चिम का जो हिस्सा है, इस अरावली के पश्चिम का जो शेष हिस्सा बचता है, ये कंप्लीट हिस्सा क्या कहलाता है दोस्तों, पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। ये हिस्सा क्या हो जाएगा, पश्चिम का मरुस्थल। ये हिस्सा क्या हो जाएगा, पश्चिम का मरुस्थल। और ये श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, अरावली। ये कौन सी, अरावली। अरावली के बाद में ये बात करें तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या इसको हम क्या नाम देते हैं, हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, हाड़ौती का पठार। और उसके अलावा जो ये शेष हिस्सा यहाँ पे बचता है दोस्तों, ये वाला जो शेष हिस्सा यहाँ पे बच गया राजस्थान का, ये कौन से हिस्से में आएगा, दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये क्या हो जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये क्या हो जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो ये कुल मिला के 4 भौतिक प्रदेश हमें राजस्थान के पढ़ने होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा क्या हो जाएगा, हाड़ौती का पठार। हमारी जो क्लास रहेगी, हमारे जो पढ़ने का क्रम रहेगा वो भी यही रहेगा। सबसे पहले आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद में फिर हम चर्चा करेंगे 2nd नंबर पे अरावली की, 3rd नंबर पे हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश, और 4th नंबर पर जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों वो क्या करेंगे, हाड़ौती के पठार की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। भौतिक प्रदेश फर्स्ट आपको डालना है पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम का मरुस्थलीय, पहला जो भौतिक प्रदेश अपना रहेगा मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, या इसको क्या कहते हैं दोस्तों, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। आज जो अगले 1 घंटे हम चर्चा करेंगे इसी थार के मरुस्थल के ऊपर चर्चा करेंगे। अब 1 मिनट पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये थार का मरुस्थल है, बच्चे इसमें इतने कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं कि बच्चों को चीजें समझ में ही नहीं आती। हम इसको 3 पार्टों में डिवाइड करके थार के मरुस्थल को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, थार के मरुस्थल की कुछ विशेषताएं, यानी कि इस राजस्थान के मैप में हम बात करें तो ये जो पश्चिम का जो हिस्सा है, ये वाला, ये कंप्लीट हिस्सा क्या कहलाता है, थार का मरुस्थल। उसके बाद में आगे चलने के, जब हम आगे इसका डिवाइडेशन वर्गीकरण इसका करते हैं तो इसका वर्गीकरण 2 भागों में कर दिया जाता है। एक तो क्या हो जाएगा, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और एक कौन सा, अर्ध शुष्क।
इससे ऊपर वाला जो हिस्सा है ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आएगा और ये वाला कौन सा हो जाएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी ऑल ओवर ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये वाली जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑल ओवर इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसमें खास बातें हैं, कौन सी इसमें चट्टानी पाई जाती हैं, एक कंप्लीट थार के मरुस्थल की बात करेंगे, क्या इसकी लंबाई है, क्या इसकी चौड़ाई है, इसके कुछ उपनाम दिए गए हैं तो उन उपनामों की बात करेंगे। यानी कि इस कंप्लीट थार के मरुस्थल की विशेषताएं देखेंगे एक पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तो ये अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले विशेषताएं हम देखेंगे, कंप्लीट ऑल ओवर विशेषताएं क्या क्या हैं। उसके बाद में जो थार का मरुस्थल का जो कंप्लीट वर्गीकरण है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है थार का मरुस्थल। हेडिंग डालें थार का मरुस्थल। इस थार के मरुस्थल की अगर दोस्तों हम बात करें तो विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल ये माना जाता है। विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल ये माना जाता है। और यहां पर हम इसके विस्तार की बात करें तो भारत के अलावा पाकिस्तान में इसका विस्तार पाया जाता है। यानी कि आपसे पूछ लिया जाए थार के मरुस्थल का विस्तार कितने देशों में है, आपको याद रखना है 2 देशों में, भारत और पाकिस्तान में। उसके अलावा थर्ड नंबर पे आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के कितने राज्यों में थार के मरुस्थल का विस्तार है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 4 राज्यों में। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, 4 राज्यों में थार के मरुस्थल का विस्तार है। जिसमें सबसे अधिक विस्तार की बात करें तो राजस्थान में पाया जाता है और न्यूनतम विस्तार की बात करें दोस्तों तो हरियाणा में। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं, आपको याद रखनी है। उसके अलावा जब हम भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जब हमने सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ा था, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हमने देखा था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की बात की थी, तेथिस सागर की बात की थी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो मरुस्थल है वो तेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। किसका अवशेष माना जाता है? तेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। ये बातें हम कर चुके थे। यहाँ पर चट्टानों की बात करें तो यहाँ पे टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। उसके अलावा जनसंख्या की बात करें, राजस्थान के ऊपर जब हम आते हैं तो संपूर्ण राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। संपूर्ण राजस्थान के 61.11% भूभाग पर यह विस्तृत है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो सीधी सीधी अपनी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम चर्चा करेंगे। आपको हेडिंग डालनी है थार का मरुस्थल। ये एक रो मटेरियल, एक रो डायग्राम आप बना लें। थार का मरुस्थल। ये हिस्सा कौन सा बताया था? अरावली वाला। ये हो जाएगी अरावली, और अरावली के इस साइड का जो हिस्सा है पश्चिम का, ये क्या हो जाएगा? थार का मरुस्थल। और इसी संपूर्ण हिस्से की हम यहाँ पे प्यारे दोस्तों बात करेंगे। जहां जहां मैप में समझाने की आवश्यकता आएगी मैं वहां पर चीजें आपको समझाते हुए चलूंगा। कंप्लीट पेन कॉपी आपको लेके बैठना है, साथ साथ में नोट करते हुए चलें, अच्छे से अपने नोट बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है कि विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे पहला जो आपको पॉइंट याद रखना है कौन सा हो जाएगा? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल विश्व का 17वां, विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है
इस मरुस्थल के विस्तार की बात करें, इसका विस्तार कितने देशों में बताया? 2 देशों में। इसका विस्तार 2 देशों में, और ये 2 देश कौन कौन से हो जाएंगे? आपको याद रखना है, भारत और पाकिस्तान। 2 देशों में, एक तो कौन सा हो जाएगा? भारत, और दूसरा क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। विस्तार कहां पे? 2 देशों में, भारत और पाकिस्तान। भारत के कितने राज्यों में इसका विस्तार है? भारत के 4 राज्यों में विस्तार है। भारत के 4 राज्यों में विस्तार। और भारत के कौन कौन से 4 राज्यों में इस थार के मरुस्थल का विस्तार है? तो पहला आपको याद रखना है, कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। पहला कौन सा? राजस्थान। दूसरे की बात करें, राजस्थान के बाद में राजस्थान से जो नीचे वाला है, गुजरात। तीसरा कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। और चौथे की यहां पे बात करें तो हरियाणा के बाद में यहां पे कौन सा आएगा दोस्तों? पंजाब। इन 4 राज्यों में राजस्थान इस मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं बार बार पश्चिम के मरुस्थल की, इस थार के मरुस्थल की, तो इसके कुछ 2-3 उपनाम आपको याद रखने हैं जो आप अपने एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस क्षेत्र को, यानी कि अरावली के इस साइड का जो हिस्सा है, तो इस हिस्से को, मरुस्थल वाले हिस्से को डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने रुक्ष प्रदेश कहा था। क्या कहा था? रुक्ष प्रदेश। ह्वेनसांग जो एक चीनी यात्री थे, उन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक है सी यू की करके। कौन सी पुस्तक है? सी यू की। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में इस क्षेत्र को क्या नाम दिया था? तो आपको याद रखना है, गुजरात्रा। गुजरात्रा। क्या नाम दिया था? गुजरात्रा। ठीक है। उसके अलावा हम बात करें कि इसका जो विस्तार है 2 देशों में पाया जाता है, भारत और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में इसके उपनाम की बात करें, जो पाकिस्तान का जो स्थानीय नाम है, तो वो इसका नाम आपको याद रखना है, चोलिस्तान। क्या हो जाएगा? चोलिस्तान। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। ये कुछ उपनाम है, इसके याद रखने हैं। थार का मरुस्थल। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको नोट करना है यहां पे उपनाम। इस थार के मरुस्थल के 3 उपनाम आपको याद रखने हैं, और ये 3 उपनाम कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा रुक्ष प्रदेश, रुक्ष, एक आपको याद रखना है रुक्ष प्रदेश, एक आपको याद रखना है गुजरात्रा, और एक आपको याद रखना है चेलिस्तान। चेलिस्तान या चोलिस्तान। ये 3 उपनाम आपको याद रखने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। थार के मरुस्थल के 3 उपनाम आपको याद रखने हैं। रुक्ष प्रदेश। रुक्ष प्रदेश नाम किसने दिया? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा। किसने कहा? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा। ठीक है। गुजरात्रा की बात करें तो क्या बताया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कहा, ये नाम ह्वेनसांग ने ये नाम दिया अपनी पुस्तक सी यू की में। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में कहा, अपनी पुस्तक सी यू की में कहा। क्या कहा? गुजरात्रा।
और चोलिस्तान या चेलिस्तान की बात करें तो ये कहाँ कहा जाता है? पाकिस्तान में इसे चेलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में कहा जाता है, पाकिस्तान में इसे क्या कहा जाता है? चेलिस्तान। तो ये इसके उपनाम आपको याद रखने। थार के मरुस्थल के 3 उपनाम हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 3 उपनाम है, रुक्ष प्रदेश, गुजरातरा और चोलिस्तान, या इसको चेलिस्तान कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है जो बेसिक आउट ऑफ राजस्थान थी। अब हम चर्चा करते हैं, राजस्थान के ऊपर चलते हैं। राजस्थान में जब बात करें इसकी अवस्थिति की या इसकी स्थिति की, जैसा कि लास्ट लाइन में हमने यहाँ पे देखा कि कहाँ पाया जाता है, अरावली के पश्चिम में का जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? थार का मरुस्थल। इसके निर्माण काल की बात करें तो इसका जो निर्माण है प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण माना जाता है। किस समय माना जाता है? प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण माना जाता है। और इसके अवशेष की बात करें तो अवशेष हमने अभी आपको बताया, क्या बताया कि टेथिस सागर का ये अवशेष माना जाता है। जैसा कि कल जब हम डिस्कस कर रहे थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में, तो जो ऊपर वाला जो हिस्सा था वो कौन सा था? अंगारा लैंड। ये हिस्सा कौन सा था? अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला हिस्सा था वो कौन सा था? गोंडवाना लैंड। ये कौन सा हिस्सा था? गोंडवाना लैंड। इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जो मध्य का जो शेष भाग बचता है, के मध्य का जो शेष भाग या शेष जो क्षेत्र था, ये कौन सा क्षेत्र कहलाता था? टेथिस सागर। ये कौन सा था? टेथिस सागर। टेथिस सागर। और आगे हमने और चीजें देखी थी किस तरीके से इसमें विखंडन होता है। किसी ने अभी तक वो पीछे वाली क्लास नहीं देखी है, इससे जस्ट जो लास्ट क्लास है, क्लास नंबर 7, जिसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, तो आप वहां से देख सकते हैं दोबारा से क्लास में जाके। यहाँ मैं बेसिक चीजें समझा दूं तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो राजस्थान या भारत की जो स्थिति है वो कुछ इस तरीके से थी, यानी कि भारत और राजस्थान किस किस के हिस्से रहेंगे? टेथिस सागर और गोंडवाना भूमि के हिस्से रहेंगे। किसके? टेथिस सागर और गोंडवाना भूमि के ये हिस्से थे। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान का जो पश्चिम का मरुस्थल है और साथ ही साथ जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो अवशेष रहेंगे टेथिस सागर के। और जो अरावली श्रृंखला है और जो हाड़ौती का पठार है वो किसका हिस्सा रहेंगी? किसके अवशेष रहेंगी? गोंडवाना लैंड के या गोंडवाना भूमि के। ठीक है, ये इतनी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करें, जो थार के मरुस्थल के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, थार के मरुस्थल में इसके निर्माण की अगर हम बात करें, निर्माण काल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। थार के मरुस्थल का जो निर्माण काल है नूतन महाकल्प के चतुर्थ युग के चतुर्थक युग के प्लीस्टोसीन काल में यानी कि इसका निर्माण किस समय होता है? तो आपसे देखिए, अगर महाकल्प आपसे पूछ लिया जाए, इसके निर्माण काल में महाकल्प आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कौन सा महाकल्प था? नूतन महाकल्प। ये एक समय सारणी है, भूगर्भिक समय सारणी के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। अपने को ज्यादा डिटेल में ये नहीं समझना है, अपने को सिर्फ इतना याद रखना है जो अपनी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें रह सकती हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। अगर आपसे बात की जाए किस महाकल्प में थार के मरुस्थल का निर्माण होता है, तो आपको याद रखना है नूतन महाकल्प में। आपसे युग की बात कर ली जाए, चतुर्थक युग में, प्रथम युग में या तृतीयक युग में, इस तरीके से, तो आपको याद रखना है चतुर्थक युग में। कौन से? चौथे युग में इसका निर्माण होता है। और यहाँ पर इसकी भी जो सब कैटेगरी है उसकी बात करें तो कौन से काल में? प्लीस्टोसीन काल में।
किस काल में होता है थार के मरुस्थल का? प्लीस्टोसीन काल में। नूतन महाकल्प के चतुर्थक युग के प्लीस्टोसीन काल में थार के मरुस्थल का निर्माण होता है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे आपको क्या बताया कि इस अवशेष की अगर बात करें तो ये किसका अवशेष माना जाता है? अवशेष की यहाँ पे बात करें तो किसका अवशेष माना जाएगा? टेथिस सागर का। किसका? टेथिस सागर का। किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष। थार का मरुस्थल किसका अवशेष रहेगा? टेथिस सागर का अवशेष रहेगा। इतनी बातें बेसिक है जो आपको याद रखनी है। अब इस संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें, अगर ये टोटल राजस्थान का क्षेत्रफल 100 है, 100% है, तो इस 100 में से जो ये पश्चिम का जो हिस्सा है, ये टोटल कितना हिस्सा है? 61, लगभग 61%, 61.11% हिस्सा है। यानी कि थार के मरुस्थल का जो विस्तार है संपूर्ण राजस्थान के 61.11% हिस्से पर इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पे जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या लगभग संपूर्ण राजस्थान की 40% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। कौन से क्षेत्र में? थार के मरुस्थल में, जिसके कारण थार का मरुस्थल यहाँ पे नोट करें, आगे फिर चर्चा करेंगे साथ साथ में। अवशेष हमने यहाँ पे देखे, किसका अवशेष रहेगा? टेथिस सागर का ये अवशेष रहेगा। अब राजस्थान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं इसके विस्तार की, राजस्थान के संपूर्ण भूभाग के 61.11% भाग पर विस्तृत है। कितने प्रतिशत? 61.11% भाग पर इसका विस्तार है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यहां पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जनसंख्या की। जनसंख्या आपसे पूछ ली जाए कि कितनी जनसंख्या यहां पर निवास करती है, तो संपूर्ण राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या। जनसंख्या कितनी निवास करती है? संपूर्ण राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या इस हिस्से में निवास करती है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें दोस्तों तो लगभग 640 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है, और चौड़ाई की बात करें तो औसत जो इसकी चौड़ाई निकलती है 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई निकलती है। लंबाई, थार के मरुस्थल की लंबाई बात करें तो कितनी? 640 किलोमीटर। व चौड़ाई की अगर बात करें कितनी? 300 किलोमीटर। ये औसत है, औसत लंबाई लगभग 640 और चौड़ाई की बात करें 300 किलोमीटर। और यहां पर औसत ऊंचाई अगर आपसे पूछ ली जाए, औसत ऊंचाई, अगर औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई अक्सर पूछी गई है एग्जाम में, कई बार पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है थार के मरुस्थल की औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर रहेगी। कितनी? 200 से 300 मीटर। ठीक है, के बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये विस्तार देखा हमने, जनसंख्या की बात करी, 40% जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है। औसत ऊंचाई हमने देख ली है, बिल्कुल। अवशेष हमने देखा। इसकी जो ये संपूर्ण मरुस्थल है, इसके ढाल की अगर हम बात करें दोस्तों, इसके ढाल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका जो ढाल है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर पाया जाता है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल पाया जाता है। ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल पाया जाता है। और इस ढाल के लिए जो एक आधार लिया गया है कि किस आधार पर यह ढाल का निर्धारण किया गया है, तो आपको याद रखना है लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र के आधार पर इसका निर्धारण किया गया है। आधार क्या रखा गया है? लूनी नदी। अवशेष टेथिस सागर हो गया। चलिए, थार के मरुस्थल की ढाल की अगर हम बात करें, ढाल
उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम में इसका ढाल पाया जाता है। और यहाँ पे आधार क्या रहेगा, किस आधार पे ये बात कही गई है, तो लूनी नदी लिया, लूनी नदी। यहाँ पे आधार क्या रहेगा, लूनी नदी रहेगा। लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र के आधार पर यह बताया गया है कि इसका जो बहाव क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा अगर आपसे यहाँ पे पूछ ली जाए कि इस थार के मरुस्थल में चट्टानें, किस तरीके की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं, किस तरीके का खनिज यहाँ पे पाया जाता है, तो वो सारी चीजों की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप लिख लें चट्टानें। चट्टानों के बाद में आपको याद नोट करना है खनिज। ये यहां से सीधे क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। चट्टानों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। कैसी? टर्शरी कालीन अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें, टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं थार के मरुस्थल में। खनिज की बात करें तो यहाँ पर जो जीवाश्म खनिज है, अधिकांश जीवाश्म खनिज थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। जैसे कि जीवाश्म खनिज की बात करें, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर आदि जीवाश्म खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। तो खनिजों की बात करें तो जीवाश्म खनिज, जीवाश्म खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर आपको साथ साथ में नोट करते हुए चलना है, रुकना नहीं है, ठीक है। और कोई चीज अगर आपके समझ में नहीं आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर्सनली भी आप जो मैंने इंस्टा पेज आपको बताया था वहां पे आप पूछ सकते हैं। @हितेश शेरावत सर के नाम से आपको इंस्टा पेज मिलेगा, वहां आप चीजें देख सकते हैं। चूना पत्थर, तो यहाँ पर ये खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पे हमने पेट्रोलियम की बात की। पेट्रोलियम पदार्थों की हमने बात की, यानी कि तेल के भंडारों की जब हम बात कर रहे हैं तो इस मरुस्थलीय क्षेत्र में एक गुड्डामलानी करके एक क्षेत्र है, बाड़मेर में गुड्डामलानी क्षेत्र में जो पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, तेल के भंडार पाए जाते हैं, वो विश्व में सबसे कम गहराई के तेल के भंडार हैं। कहां पे पाए जाते हैं? राजस्थान में। आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे कम गहराई के तेल के भंडार कहां पाए जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाए, आपको याद रखना है राजस्थान। राजस्थान में भी कहां पे? गुड्डामलानी क्षेत्र, बाड़मेर में ये तेल के भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहीं पे साथ साथ में नोट करके एक पॉइंट लिख लें, नोट डाल लें। खनिज हमने नोट किया, यहीं नोट डालें एक। नोट डालें बाड़मेर के गुड्डामलानी क्षेत्र में पाए जाने वाले तेल के भंडार, पाए जाने वाले तेल के भंडार विश्व के सबसे कम गहराई के, विश्व के सबसे कम
विश्व के सबसे कम गहराई के तेल के भंडार हैं। विश्व के सबसे कम गहराई के तेल के भंडार हैं। विश्व के सबसे कम गहराई के तेल के भंडार हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गुडामलानी, बाड़मेर के गुडामलानी क्षेत्र में विश्व के सबसे कम गहराई के तेल के भंडार हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बड़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां तक एक बार आप नोट कर लें, उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। इस थार के मरुस्थल की अगर हम बात करें तो ये जो थार का मरुस्थल है सबसे युवा मरुस्थल माना जाता है। विश्व का 17वां मरुस्थल है, 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, युवा मरुस्थल इसे माना जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी इसे माना जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक जन घनत्व की बात करें तो 103 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे निवास करते हैं। सर्वाधिक जन घनत्व, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल इसे माना जाता है और सबसे युवा, सबसे नवीनतम मरुस्थल ही से माना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है थार के मरुस्थल के, अगर ये भी आप नोट करना चाहें आप नोट कर सकते हैं। थार का मरुस्थल सर्वाधिक जैव विविधता वाला, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। के अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या? सर्वाधिक जन घनत्व, सर्वाधिक जन घनत्व वाला, सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल। कितना जन घनत्व यहाँ पे पाया जाता है? 103 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। कितना? 103 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 103 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यहाँ पे 103 व्यक्ति प्रति किलोमीटर यहाँ पे जन घनत्व पाया जाता है। और सबसे युवा मरुस्थल है, सबसे युवा मरुस्थल, सबसे युवा मरुस्थल या यूं कहें कि नवीनतम मरुस्थल अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा रहेगा? थार का नवीनतम मरुस्थल। नवीनतम मरुस्थल आपसे पूछा जाए कौन सा रहेगा दोस्तों? थार का मरुस्थल रहेगा। नोट कर लें एक बार यहां तक आप। उसके बाद में एक दो पॉइंट और आपको याद रखने हैं। एक दो पॉइंट जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टेथिस सागर के अवशेषों की, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टेथिस सागर के अवशेष के रूप में, टेथिस सागर का अवशेष, टेथिस सागर का अवशेष होने के प्रमाणों की हम यहाँ पे बात करते हैं। अवशेष होने के टेथिस सागर का अवशेष होने के प्रमाण हम यहाँ पे देखते हैं एक बार कि भाई हमने यहाँ पे एक बात तो बता दी कि जो
मरुस्थल है और मरुस्थल के साथ साथ में जो पूर्व का मैदानी प्रदेश है वो टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। लेकिन उनका आधार क्या है, क्या प्रमाण हमारे पास में ऐसे हैं, किस आधार पर हम ये बात कह सकते हैं? तो जो जैसलमेर का जो कुलधरा गांव है वहां से व्हेल मछली के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी मरुस्थल में, राजस्थान के मरुस्थल में कुलधरा गांव से व्हेल मछली के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिस आधार पर वैज्ञानिकों का ये मानना है कि व्हेल मछली यहाँ पर पाई जाती थी, तो डेफिनेटली वो समुद्र में ही रहती है। ठीक है। दूसरा, इस क्षेत्र में यानी कि मरुस्थल में हम बात करें तो मरुस्थल में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, और ये खारे पानी की झीलें पाई जाने का भी कारण यही माना जाता है कि यहाँ पे प्राचीन काल में, तत्काल में यहाँ पे मरुस्थल था, और उसी मरुस्थल के सूख जाने के कारण, वो टेथिस सागर था, और उस सागर के सूख जाने के कारण यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण बाद में होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो झीलें हैं वर्तमान में वो खारे पानी की हैं। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, जीवाश्म खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं, जीवाश्म खनिजों के भंडार देखने को मिलते हैं। इन सभी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो ये अवशेष है टेथिस सागर का अवशेष इसे माना जाता है। तो टेथिस सागर का अवशेष होने के प्रमाणों की बात करें तो आपको यहाँ पे कुल मिला के 3 प्रमाण याद रखने हैं टेथिस सागर के अवशेष होने के। तीनों प्रमाण लिखें आप। पहले की बात करें, कुलधरा गांव से प्राप्त व्हेल मछली के अवशेष। कुलधरा गांव कुलधरा गांव कहां पड़ता है? जैसलमेर में। कुलधरा गांव जैसलमेर से कुलधरा गांव से प्राप्त व्हेल मछली के अवशेष। एक तो क्या याद रखना है कि कुलधरा गांव से जो व्हेल मछली के अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे ये निर्धारण किया गया है। दूसरा जो आपको याद रखना है कि यहाँ पे खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में खारे पानी की झीलों का पाया जाना, खारे पानी की झीलों का पाया जाना। और एक जो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, तीसरा प्रमाण आपको याद रखना है कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाली टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानें पाई जाने वाली टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में जीवाश्म खनिजों का पाया जाना। जीवाश्म खनिजों का पाया जाना। तो ये 3 पॉइंट हैं, 3 प्रमाण हैं जो आपको याद रखने हैं, जो ये निर्धारण करते हैं कि जो ये क्षेत्र है किसका अवशेष माना जाएगा, टेथिस सागर का। इसके आधार पर ये अवशेष माना जाता है। ठीक है, यहां तक नोट करें। उसके बाद में एक विशेष पॉइंट आपको नोट करना है कि जो ओक्कल गांव जीवाश्म पार्क है, ओक्कलवुड जीवाश्म पार्क, या बात करें मरु उद्यान जैसलमेर की, तो इस मरु उद्यान जैसलमेर से कुछ जुरासिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। कैसी अवशेष?
कब की वनस्पति है? जुरासिक काल की। जुरासिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो जो ये अवशेष हैं, ये अवशेष इस टेथिस सागर के अवशेष नहीं माने गए हैं। ठीक है, ये एक विशेष पॉइंट नोट करना है। इन 3 में आपको ये काउंट नहीं करना है, तो एक नोट डालें यहाँ पे, एक नोट डालें अच्छा सा, और इस नोट में लिखें आकलगांव जीवाश्म पार्क, आकलगांव जीवाश्म पार्क। आकलगांव जीवाश्म पार्क जैसलमेर। आकलगांव जीवाश्म पार्क जैसलमेर, या इसको क्या कहते हैं? मरु उद्यान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मरु उद्यान। मरु उद्यान, मरु उद्यान जैसलमेर। मरु उद्यान जैसलमेर से प्राप्त, जैसलमेर से प्राप्त यहां से क्या प्राप्त हुआ है? जुरासिक कालीन वनस्पति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जुरासिक कालीन वनस्पति, जुरासिक कालीन प्राकृतिक, जुरासिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष, के अवशेष, जुरासिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के जो अवशेष है, ये वाले अवशेष टेथिस सागर के प्रमाण नहीं है। ये अवशेष टेथिस सागर के प्रमाण नहीं है। टेथिस सागर के प्रमाण नहीं है। ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको याद रखना है। यहाँ पे नोट जो यहाँ पे कराया गया है, ये आप नोट करें, इंपॉर्टेंट है। कौन से प्रमाणों की प्राकृतिक वनस्पति की बात हो रही है? जुरासिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति। जुरासिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जुरासिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के जो अवशेष हैं वो राजस्थान में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आपको याद रखने, अक्कलवुड जीवाश्म पार्क जैसलमेर से, ओकलगांव जीवाश्म पार्क जैसलमेर से ये अवशेष प्राप्त होते हैं, जो कि किसका प्रमाण नहीं है? टेथिस सागर के अवशेष नहीं है, या इसके प्रमाण नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, यहां तक नोट कर लें। अब इसके बाद में ये कुछ बेसिक विशेषताएं हुई, उसके बाद में कुछ मरुस्थलीय शब्दावलियों की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, जैसे इर्ग, हमादा, रेग, इनकी हम बात करेंगे। उसके बाद में जो थार का मरुस्थल है उसका जो वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से आगे इसका वर्गीकरण किया गया है, और उसको नेक्स्ट क्लास में किस तरीके से हम पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ अब हम यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले 1-2 पॉइंट और आप नोट कर लें कि जब ये थार का मरुस्थल जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तो गर्मियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर कहाँ रहेगा? इस थार के मरुस्थल में। और इस हाई टेम्परेचर के बाद में के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र उत्पन्न होता है। थार के मरुस्थल में, जो कि भारत में स्थित है, यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र स्थित होता है, जो गर्मियों में मानसूनी पवनों को आकर्षित करता है, मानसूनी पवनों को आकर्षित करता है, और साथ ही साथ जो ऋतु परिवर्तन होता है उसको प्रभावित करता है, उसको नियमित करता है, ऋतु चक्र को। ठीक है, एक ये पॉइंट आपको याद रखना है कि थार का मरुस्थल भारत में स्थित निम्न वायुदाब का केंद्र है, जो कि गर्मियों में मानसूनी पवनों को आकर्षित करता है, और साथ ही साथ संपूर्ण जो ऋतु चक्र है उसको नियमित करता है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। थार का मरुस्थल
थार का मरुस्थल भारत में स्थित निम्न वायुदाब का थार का मरुस्थल भारत में स्थित निम्न वायुदाब का केंद्र है, जो गर्मियों में मानसूनी पवनों को आकर्षित करता है। गर्मियों में मानसूनी पवनों को आकर्षित करता है। मानसूनी पवनों को आकर्षित करता है। मानसूनी पवनों को आकर्षित करता है तथा साथ ही साथ मानसूनी पवनों को आकर्षित करता है, साथ ही साथ ऋतु चक्र को भी नियमित करता है। 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 एक पॉइंट ये आपको याद रखना है, जैसे ही निम्न वायुदाब यानी कि गर्मियों में हाई टेम्परेचर वहां पे बनेगा और हाई टेम्परेचर के कारण वहां पे जो वायु है वहां से ऊपर उठेगी, निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा, तो मानसूनी पवनों को ये आकर्षित करता है। मानसूनी पवनों को आकर्षित तो करता है, लेकिन बीच में कोई अवरोध ना होने के कारण मानसूनी पवनें फिर आगे सीधी चली जाती हैं, और जैसे ही मानसून आएगा मानसून परिवर्तन होगा, साथ ही साथ में ऋतु परिवर्तन भी यहाँ पे देखने को मिलता है अपने को। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। उसके अलावा एक पॉइंट हमने आपको ये बताया कि बाड़मेर के गुडा मलानी क्षेत्र में पाए जाने वाले तेल के जो भंडार हैं, वो तेल के भंडार विश्व के सबसे कम गहराई के तेल के भंडार हैं। ये पॉइंट हमने देखा। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि इस मरुस्थलीय क्षेत्र में एक सर्वाधिक आर्द्र स्थान पूछ लिया जाता है। जब हमने यहाँ पे बात की किसकी, मानसून की बात की, मानसूनी पवनों की बात की कि मानसूनी पवनों को ये आकर्षित करता है, तो एक बात यहाँ पे याद आई कि जो रानीवाड़ा जालोर है, एक पॉइंट आपको याद रखना है, रानीवाड़ा जालोर, एक बिंदु, रानीवाड़ा जालोर, रानीवाड़ा जालोर सबसे आर्द्र स्थान रहेगा ये। इस मरुस्थलीय क्षेत्र का सर्वाधिक आर्द्र स्थान, इस मरुस्थलीय क्षेत्र का सर्वाधिक आर्द्र स्थान रानीवाड़ा जालोर पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि रानीवाड़ा जालोर इस मरुस्थलीय क्षेत्र का सबसे आर्द्र स्थान है। थार के मरुस्थल का सबसे आर्द्र स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपको याद रखना है क्या रहेगा, रानीवाड़ा जालोर। कौन सा स्थान रहेगा, रानीवाड़ा जालोर, आपको याद रखना है। अब उसके बाद में कुछ मरुस्थलीय शब्दावलियां हैं, वो एक बार मरुस्थलीय शब्दावलियां हम 2-3 शब्दावली देख के फिर हम जो मरुस्थल का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण का फ्लो चार्ट हम देखेंगे और वो चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक पॉइंट डालें, मरुस्थलीय शब्दावली। मरुस्थलीय शब्दावली। इस मरुस्थलीय शब्दावली में 3 पॉइंट हैं जो आपको देखने हैं।
देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे ईर्ग की। एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा बार बार जब हम चर्चा करेंगे आगे, क्या? ईर्ग। ईर्ग के बाद में एक आपको सुनने को मिलेगा हम्मादा, एक आपको सुनने को मिलेगा हम्मादा, और हम्मादा के बाद में एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा रेग। ईर्ग, हम्मादा और रेग, इन 3 पॉइंटों की, 3 बिंदुओं की हम यहाँ पे बात करेंगे। एक तो हो जाएगा ईर्ग, एक हो जाएगा हम्मादा और एक हो जाएगा रेग। ये 3 शब्दावलियां हैं जो आपको बार बार देखने को मिलेंगी। तो ईर्ग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ईर्ग से क्या तात्पर्य रहेगा कि जो संपूर्ण रेतीला मरुस्थल है वो क्या कहलाता है? ईर्ग कहलाता है। यानी कि मोटी मोटी कणीय रेत वहां पे पाई जाती है, रेतीली मृदा उस क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? ईर्ग कहलाता है। हम्मादा की बात करें तो हम्मादा जो है पथरीला और जो चट्टानी या यूं कहें कि पठारी मरुस्थलीय क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? हम्मादा कहलाता है। और बात करें इस रेग की तो ये रेग क्या कहलाएगा? कणीय मृदा, यानी कि रेतीली मृदा प्लस में कंकड़ पत्थर युक्त जो मृदा है उससे मिश्रित जो मरुस्थल रहेगा वो क्या कहलाएगा? रेग। या इस रेग को हम क्या कह सकते हैं? मिश्रित मरुस्थल भी इसे कह सकते हैं। देखिए इस रेग की अगर बात करें, रेग क्या रहेगा? रेग, रेग में सॉरी ईर्ग, सबसे पहले ईर्ग की बात करते हैं तो ईर्ग में आपको याद रखना है संपूर्ण रेतीला मरुस्थल। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल क्या कहलाएगा? ईर्ग। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल क्या कहलाएगा? ईर्ग कहलाएगा। जैसे कि देखें तो ये इसमें मोटी मोटी कणीय मृदा अगर यहां पे पाई जा रही है इस तरीके से, कणीय मृदा या रेतीली मृदा, तो ये क्या कहलाएगा? ईर्ग कहलाएगा। मोटी मृदा, रेतीली मृदा अगर यहां पे है कणीय या रेतीली मृदा, कणीय या रेतीली मृदा, कणीय या रेतीली मृदा, तो ये क्या कहलाया? ईर्ग कहलाया। ईर्ग के बाद में इधर बात करें हम्मादा की, एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा हम्मादा, और ये हम्मादा क्या कहलाएगा? पथरीला, चट्टानी या पठारी मरुस्थल। पथरीला, चट्टानी या पठारी मरुस्थल। पठारी मरुस्थल या पठारी मरुस्थल क्या कहलाता है? हम्मादा कहलाता है। क्या कहलाता है? हम्मादा। देखिए इस हम्मादा की अगर हम यहाँ पे बात करें, इस हम्मादा की बात करें तो इसमें कुछ इस तरीके से पथरीली या पठारी संरचनाएं देखने को मिलती हैं, या चट्टानी मरुस्थल ये रहेगा। कैसा रहेगा? चट्टानी मरुस्थल ये रहेगा। पथरीला, पथरीले मरुस्थल को क्या कहते हैं? हम्मादा। पथरीला कैसा रहेगा? पथरीला मरुस्थल, ये क्या कहलाएगा? हम्मादा कहलाएगा। और उसके बाद में रेग की बात करें तो कुछ हिस्सा मतलब इन दोनों का जो मिक्स रूप है, पथरीला और कणीय का मिक्स रूप, मिश्रित रूप क्या कहलाएगा? रेग कहलाएगा। रेग की अगर बात करें, रेग, रेग में आपको याद रखना है क्या हो जाएगा? मिश्रित मरुस्थल। रेग क्या हो जाएगा? मिश्रित मरुस्थल। रेग कैसा रहेगा? मिश्रित मरुस्थल, यानी कि पथरीला प्लस में रेतीला, पथरीला प्लस में रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है? रेग कहलाता है।
पथरीला या रेतीला यानी कि कंकड़ पत्थर युक्त जो मरुस्थल है, कंकड़ पत्थर युक्त जो मरुस्थल ये हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? रेत कहलाएगा। ये तो इस मरुस्थल में ये कुछ इस तरीके से कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे, या कुछ चट्टानी संरचनाएं देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ में सॉरी इसमें नीचे तो ये क्या है? पथरीली चट्टानें या कंकड़ पत्थर हैं, और ऊपर अगर हम बात करें तो इससे थोड़ा सा ऊपर क्या देखने को मिलेगी? जो कणीय मृदा है, रेतीली मृदा है, वो देखने को मिलेगी। ऊपर कणीय मृदा और नीचे क्या रहेगा? पथरीला रहेगा। ऊपर कणीय मृदा और नीचे क्या रहेगा? पथरीला रहेगा। तो यहाँ पे नोट करें, ऊपर कणीय मृदा और इसके कुछ थोड़ी सी नीचे चले तो ये कणीय मृदा की परत हटने के बाद में यहाँ पे क्या पाया जाएगा? प्लस में यहाँ पे क्या पाई जाएगी? पथरीला, कंकड़ पत्थर। नीचे क्या रहेगा? नीचे पथरीला। नीचे क्या रहेगा? नीचे पथरीला। ऊपर कणीय मृदा और नीचे क्या रहेगा? पथरीला हिस्सा रहेगा। ये क्या कहलाएगा? रेग कहलाएगा। ठीक है, तो ये कुछ शब्दावलियां हैं जो आपके समझ में आई, जो आगे हम डिस्कस करेंगे तो बार बार आपको देखने को मिलेंगी, कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं हमादा वर्ड यूज में किया जाए तो जो वो क्षेत्र है वो कैसा है? पथरीला यानी कि चट्टानी मरुस्थल है वहां पे। इधर की बात करें तो संपूर्ण रेतीला है, वहां पे रेत ही रहता है। और इधर बात करें अगर रेग की यहाँ पे बात करेंगे तो आपको याद रखना है वो मिश्रित क्षेत्र है मरुस्थल का, जहाँ पे कणीय मृदा भी है, साथ साथ में कंकड़ पत्थर और कुछ पथरीली चट्टानें भी वहां पे देखने को मिलेंगी। तो यहां तक हमारी चीजें कॉमन जो चीजें थी, बेसिक विशेषताएं जो मरुस्थल की थी वो कंप्लीट होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं जो मरुस्थल का जो वर्गीकरण है वो किस तरीके से किया गया है। मरुस्थल के वर्गीकरण को हम यहाँ पे देखते हैं। ये हमने यहाँ पे क्या बताया मरुस्थल के बारे में कि पश्चिम अरावली के पश्चिम में थार का मरुस्थल है। इस थार के मरुस्थल का विभाजन किया गया है दो भागों में, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल में। शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल में, तो यही चीज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, थार के मरुस्थल का वर्गीकरण। थार के मरुस्थल का वर्गीकरण, तो यहाँ पे आप हेडिंग डालें वर्गीकरण। एक बार हम देख लेते हैं फ्लो चार्ट में, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। थार के मरुस्थल का वर्गीकरण। थार के मरुस्थल का वर्गीकरण। यहाँ पे इस वर्गीकरण की अगर बात करें तो इसका वर्गीकरण किया गया है दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। ये वाला हिस्सा कौन सा बताया? अरावली श्रृंखला का। ये हिस्सा क्या रहेगा? अरावली। इस अरावली के पश्चिम का जो हिस्सा है ये क्या रहेगा? थार का मरुस्थल। इस थार के मरुस्थल के वर्गीकरण किया जाता है। एक 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यहां से गुजरती है जो कि थार के मरुस्थल का विभाजन करती है दो भागों में। कौन सी रेखा है ये? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम का जो हिस्सा है वो तो क्या कहलाएगा? शुष्क मरुस्थल। ये क्या हो जाएगा? शुष्क मरुस्थल।
शुष्क मरुस्थल। और इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व में प्लस अरावली के पश्चिम में, इन दोनों के जो मध्य का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये हिस्सा कौन सा हो जाएगा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये हिस्सा कौन सा हो जाएगा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल ये कौन सा हो जाएगा? शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। यानी कि कुल मिला के इसका विभाजन कितने भागों में हुआ? 2 भागों में। एक तो हुआ शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, और दूसरा यहां पे हुआ अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। एक तो हुआ शुष्क मरुस्थल, एक हुआ अर्ध शुष्क मरुस्थल। यहाँ पे इस शुष्क मरुस्थल की अगर बात करें तो इसका जो विभाजन है पुनः 2 भागों में कर दिया जाता है। शुष्क मरुस्थल का विभाजन 2 भागों में, एक तो बालू का स्तूप युक्त, यानी कि जहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं बहुत सारे, और एक पाया जाता है बालू का स्तूप मुक्त, जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। इस शुष्क मरुस्थल का विभाजन 2 भागों में, एक तो बालू का स्तूप युक्त और दूसरा कौन सा? बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप मुक्त। एक तो बालू का स्तूप युक्त और एक मुक्त। यहाँ पे बात करें इसकी, बालू का स्तूप युक्त जो क्षेत्र यहाँ पर रहेगा ये संपूर्ण शुष्क मरुस्थल का, इस संपूर्ण शुष्क मरुस्थल का 2 भागों में डिवाइडेशन होगा। एक तो बालू का स्तूप युक्त जिसमें बालू का स्तूप पाए जाएंगे, और एक ऐसा क्षेत्र जिसमें नहीं पाए जाएंगे। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें बालू का स्तूप पाए जाएंगे वो हिस्सा कितना रहेगा? इस संपूर्ण हिस्से का, इस वाले हिस्से का, ये जो ब्लू लाइन है इससे ऊपर हिस्से की बात करें तो इस संपूर्ण हिस्से का 58.5% हिस्सा है। कितना है? 58.5%। 58.5% हिस्सा कैसा रहेगा? बालू का स्तूप युक्त। और बालू का स्तूप मुक्त की बात करें कि जहां पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाएंगे वो कितना बचेगा? 41.5% हिस्सा। वो कितना बचेगा? 41.5% हिस्सा यहाँ पे बचता है। अभी जो हमने बात की थी इर्ग की, बालू का स्तूपों की, हम्मादा की, रेतीला की, तो जैसे हम बात कर रहे थे इर्ग, इर्ग से हमने क्या बताया? संपूर्ण रेतीला मरुस्थल। तो ये इर्ग हम कहां पे पढ़ेंगे? बालू का स्तूप युक्त, जहां पे बहुत सारे बालू का स्तूप पाए जाएंगे, रेत ही रेत पाई जाएगी, तो वो क्षेत्र कहां पे आएगा? वो क्या कहलाएगा? इर्ग कहलाएगा। तो इस बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में हमें क्या पढ़ने हैं? हमने पढ़ने हैं इसमें इर्ग। इस क्षेत्र में हम क्या पढ़ेंगे? इर्ग पढ़ेंगे। साथ ही साथ में क्या पढ़ेंगे? बालू का स्तूप पढ़ेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के, राजस्थान में 6 से 7 प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान, वो सारी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। और क्या पढ़ेंगे? बालू का स्तूप। ठीक है। इधर बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की बात करें तो हमने क्या बताया था? जो हम्मादा है, हम्मादा क्या कहलाता है? पथरीला या चट्टानी मरुस्थल, यानी कि वहां पे चट्टाने पाई जाएंगी, रेत वहां पे नहीं पाई जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा? हम्मादा कहलाएगा। तो हम्मादा, रेग और लाठी सीरीज ये किस में पढ़ेंगे? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे हम? हम्मादा, रेग, लाठी सीरीज, ये किस में पढ़ेंगे? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में। उसके बाद में इधर जो बात करें इस अर्धशुष्क मरुस्थल की, तो इस अर्धशुष्क मरुस्थल में हमें 3 चीजें पढ़नी है। घग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, और क्या पढ़ना है? लूनी बेसिन। नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। तो साथ साथ में नोट कर लें ये चीजें यहां तक आप। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? 1 नंबर पे हम पढ़ेंगे घग्गर प्रदेश। घग्गर प्रदेश, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा हम पढ़ेंगे घग्गर प्रदेश। उसके बाद में शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, नागौर
उच्च भूमि, चौथा हम पढ़ेंगे लूनी बेसिन। लूनी बेसिन, और इस लूनी बेसिन को क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश। तो ये इस तरीके से संपूर्ण मरुस्थल का वर्गीकरण किया गया है। ये कल हम डिस्कस करेंगे, जो हमारी कल की जो क्लास रहने वाली है। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे शुष्क मरुस्थल से। शुष्क मरुस्थल में 2 पार्ट पढ़ने के बाद में फिर हम आएंगे अर्धशुष्क मरुस्थल पर, और इस अर्धशुष्क मरुस्थल में ये 4 पार्ट हमें पढ़ने हैं। इतना काम हमें करना है। यहाँ तक आप चीजें देखें, नोट कर लें, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलें। यहाँ तक अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी चर्चा हम कल करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं वो आपको देखनी है। प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आई बैल में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में रिवीजन करते रहें बार बार में। अभी तक जो कराया है कंप्लीट ज्योग्राफी आपकी कराई जाएगी, और कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। कंप्लीट ज्योग्राफी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल से पहले आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो ज्योग्राफी के साथ साथ में इकोनॉमी का जो पार्ट है, इको सर्वे और बजट से संबंधित चीजें, वो भी आपकी कंप्लीट फ्री हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें और रिवीजन करते रहें। बाकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। शुष्क मरुस्थल उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।